नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कॉमर्स के बच्चे के लिए लॉ के फील्ड में क्या अवसर है। और बच्चों, आज इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास एडवोकेट महेश व्यास सर हमसे जुड़े हुए हैं। और सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि सर पिछले 16 सालों से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों ही तरह के केस लड़ते हैं। और साथ ही में बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि सर का टीचिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। और ये जो लॉ से संबंधित जो कैरियर ऑप्शन होते हैं बच्चों के लिए, जैसे क्लेट का एग्जाम हो गया, आरबीएस का हो गया, या फिर जुडिशरी से संबंधित जो भी जॉब्स निकलती है, उन सब के बारे में जो ट्रेनिंग होती है, जो एजुकेशन होती है, वो भी सर प्रोवाइड करवा रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो आज हम बच्चों जानेंगे कि कॉमर्स का बच्चा किस तरह से एलएलबी करके वकालत के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। तो सर आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अनिल साहब। सर सबसे पहले तो आप अपने इस प्रोफेशन के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बच्चों को जानकारी दीजिए कि किस तरह से आपने ये जो आप पढ़ाते हैं और किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह का आपका ये जो प्रोफेशन है, इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। जी 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 सर, देखिए मैं जो है वो बीकानेर राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ बीकानेर में जो है वो पिछले 16 ईयर्स, जैसा कि आपने बताया, मैं सिविल एंड क्रिमिनल के केसेस में जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ। एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ और साथ साथ में जो है वो मेरा प्रोफेशन तो लॉयर का है ही है, लेकिन मेरा पैशन जो है वो पढ़ाना भी है। ये मेरा एक शौक है, तो मैं अपने शौक से मैं पढ़ाता भी हूँ। और मुझे जो है वो लॉ के साथ साथ में मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, है ना। इंग्लिश टीचिंग भी मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। तो ज़्यादातर जो बच्चे मेरे पास जो आते हैं वो वही आते हैं जो जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो देना चाहते हैं, या लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, क्लेट, स्लेट, एलिट और ये DUK वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये सब एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे होते हैं वो मेरे पास में आते हैं और उनको जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी जो है वो फिलहाल जो है वो एक नया सिस्टम चालू हुआ है CBSE ने, जो वो लीगल स्टडीज़ करके क्लास 11 और क्लास 12 में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया है ना लॉ को। तो उसके लिए जो है वो अभी तक ज़्यादा इनिशिएटिव लिया नहीं है, लेकिन बीकानेर में जो है वो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल जो है उन्होंने इसको एज ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया है अपने इसके अंदर करिकुलम में। और उसमें जो है वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए जो क्लेट के लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो 11-12 के अंदर उनको बहुत बढ़िया फाउंडेशन मिलता है। तो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में भी जो है वो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और वहाँ पे भी जो है वो मैं 11-12 क्लास को जो लीगल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अब सर आपने जैसा पूछा है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप 11-12 क्लास में साइंस पढ़ते हैं और आगे आप अपना जो वो कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने लॉ पढ़ ली तो लॉ आपको जो है वो कहीं भी आपको ये हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है कि आप कुछ और ना कर पाएं। आपको आगे जाके लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको क्विट करना चाहते हैं, आप दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग लाइन कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यस सर, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है सर, जो है ना, क्योंकि लीगल अवेयरनेस थोड़ी कम है। इस सब्जेक्ट को लोग सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, इसको एक प्रोफेशन ही मानते सीधा कि लीगल लॉ मतलब एक वकील मतलब कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर। जबकि हमारी लाइफ में लॉ हमारे साथ में एक शैडो की तरह चलता है हर समय। हमें पता भी नहीं चलता कि हम हर वक्त हर समय जो है हम कुछ ना कुछ लॉ में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। हम चेक काट के देते हैं, हम जो है वो दूध वाले से एग्रीमेंट करते हैं कि पूरा महीना दूध देना, महीना के एक दिन जाकर के पैसा ले लेना। लेकिन हम जब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो हम उसको हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं। वो हमको एक स्लिप देता है, उस स्लिप के अंदर भी लॉ है। यस सर। उसके नीचे लिखा होता है कि ना ऑल द डिस्प्यूट शैल बी सब्जेक्ट टू द जयपुर जुरिडिक्शन ओनली। उसमें भी एक लॉ है। हम दिन भर लॉ में ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि अब तक जो है वो लीगल सिस्टम जो है, सॉरी एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें लीगल को इंक्लूड नहीं किया गया था।
अब जो ये इंक्लूड किया है तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो वो स्टेट बोर्ड्स वगैरह भी इसको इंक्लूड करेंगे और बच्चे जो है इसको आगे पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखिए डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कब होता है? जब बच्चा 11th-12th में साइंस पढ़ता है, उसको लगता है कि मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए ना, क्योंकि 10th तक बच्चों का माइंड मेकअप नहीं होता है, उसके बाद में वो सोचते हैं कि क्या करना है ना। जो बच्चा साइंस मैथ्स पढ़ता है उसको लगता है मुझे इंजीनियर बन जाना चाहिए, लेकिन जिस बच्चे ने लॉ पढ़ी ही नहीं है कभी, उसको कैसे लगेगा कि मुझे एक लॉयर, एक जज बन जाना चाहिए किसी कंपनी में, किसी बड़ी एमएनसी के अंदर मुझे लीगल एडवाइजर बन जाना चाहिए, मुझे लीगल का मैनेजर बन जाना चाहिए, मुझे बड़ी कंपनी में, है ना, मुझे टैक्स कंसल्टेंट बन जाना चाहिए, मुझे कॉमर्स पढ़ के और लॉ पढ़ के और जो है वो टैक्स फील्ड के अंदर, जो टैक्सेशन कंसल्टेशन के अंदर बहुत बढ़िया अपना करियर बनाना चाहिए। ये सब बातें वो कैसे समझेगा? आपने उसे अलाउ ही नहीं किया पढ़ने के लिए बेसिक लॉ। तो इसलिए बेसिक लॉ जो है वो बच्चे को पढ़ने के लिए जो क्लास 11-12 अलाउ होना चाहिए। और ये सीबीएसई का और इस दिल्ली पब्लिक स्कूल का बहुत बढ़िया जो है वो इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों को आगे करियर अपॉर्चुनिटी में एक और चीज इन एडिशन में मिल जाती है। अब सर बात ये है कि जनरल पब्लिक को तो लॉ का नॉलेज होना ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा लॉ का नॉलेज सबको होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इवन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको तो जो है वो हर इंसान को पढ़ना चाहिए कि क्या है एक्चुअली। हमने जिस चीज की प्लेज लिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट लाइन ही आती है प्रेम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या अडॉप्ट किया, क्या इनेक्ट किया, क्या खुद को दिया, क्या हमने जो है वो आत्मार्पित किया ना, क्या हमने अंगीकृत किया, क्या हमने अधिनियमित किया, इन सब बातों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ना। तो ये चीज है। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सर करियर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको 1 by 1 करियर अपॉर्चुनिटी बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में हर स्टेट जो है वो अपने जुडिशियल एग्जाम लेती है, जैसे अपने राजस्थान में होता है आरजेएस का, तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। तो इसमें जो है वो सिविल जज के लिए पोस्ट निकलती है, हाई कोर्ट इसका एग्जाम लेता है ना, और उसके बाद सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो वो पोजीशन मिल जाती है अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। उसके अंदर 3 स्टेजेस होती है, प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है वो एज ए जज अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके बाद आप प्रमोशन होता है आपका और आप अच्छी जो है पोजीशन पे और जाते हैं। आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर नो डाउट सैलरीज भी अच्छी मिलती है, नो डाउट जो आपको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। तो एक सेटिस्फैक्टरी प्रोफेशन है जज का, है ना। यस सर। और हर चीज जो है हम सिर्फ पैसे से नहीं तोल सकते हैं ना। हालांकि जो है वो आप समझते हैं कि जजेस की सैलरी कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हर चीज जो है वो आप एमएनसीज में जाएंगे तो हो सकता है आप उससे ज्यादा पैसे कमा पाए, लेकिन कहीं कहीं ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है किसी इंसान को जो सेटिस्फेक्शन कहाँ आता है। अब दूसरी बात करते हैं सर जुडिशरी के अलावा, जैसे एपीओ होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट के अंदर पैरवी करता है और वो ये चाहता है कि जिस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल को, ऑफेंडर को, एक्यूज को विटनेस इसमें एक्यूजेशन बॉक्स में लाया गया है ना, उसके ऊपर एक्विजिशन चल रहा है, अभियोग चल रहा है, उस पर मुकदमा चल रहा है, वो ये चाहता है कि वो मुकदमा सफल हो और उसे सजा मिल जाए। उसको कहते हैं हम एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। अब तीसरा जो है वो आता है इसी में गवर्नमेंट जॉब के अंदर जेएलओ। हर डिपार्टमेंट में जो है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हो, कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट में एक या ज्यादा भी हो सकते हैं जेएलओ जो है वो बैठते हैं, फिर वो प्रमोट होते हैं तो वो एसएलओ बन जाते हैं और आगे प्रमोशन होते होते एएलआर, डीएलआर बन जाते हैं। और वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है वो लीगल एडवाइस देते हैं कि उनको कौन से मैटर में क्या करना चाहिए। ये तो बात हुई सर गवर्नमेंट की। इसके अलावा भी गवर्नमेंट में बैंक वगैरह के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती है लीगल के लिए, है ना। और बैंक जॉब के लिए तो कॉमर्स का बैकग्राउंड हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कॉमर्स पढ़ा हुआ है और फिर लॉ पढ़ा हुआ है और अगर आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक में जो आप लीगल एडवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो प्रायोरिटी मिलती है डेफिनेटली। फिर सर इसके बाद में आगे बात करते हैं हम प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट में सर जो है वो एमएनसी जो है वो बड़े बड़े जो कॉलेजेस जो होते हैं, अगर आप जैसे कलेक्ट करके देते हैं, आप मान लीजिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या सिम्बायोसिस से जाते हैं या आप किसी भी डीयू वगैरह में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। उसमें आपके 4th-5th ईयर के अंदर आपको कैंपस मिल जाता है और वहां से आपको इनिशिएटिव जो है 20-30 लाख रुपए का पैकेज, तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, वो आपको मिल जाता है। और फिर आप उसमें आगे जो है लीगल मैनेजर के रूप में कंपनीज में जो है आप आगे हाइक कर सकते हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो एफएमसीजी है, वो हर कंपनी के पास में अपनी पूरी एक लीगल की एक टीम होती है ना। और उसके हर स्टेट में जो है वो लीगल मैनेजर उनके बैठते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लीगल मैनेजर होते हैं। आप देखिए, आप किसी बैंक में जाएंगे आपको वहाँ पे एक लीगल मैनेजर मिलेगा आपको,
आप होम Yes, लोन sir. लेने के लिए जाएंगे तो कहेंगे आप भैया हमारे वकील साहब से सर्च रिपोर्ट करवा के लाइए, कहते तो हैं आपको सर. उसके पास में जाना पड़ेगा आपको, है ना। आप जो है वो बैंक के अंदर अगर आप कोई आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो आपको फटाक से उसी बैंक से नोटिस आ जाता है लीगल का, तो वो उनका एक जो है वो लॉयर उनके पास रहता है। तो लीगल फील्ड के अंदर लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है कि स्कोप बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है अब, और बहुत बढ़िया होगा। ज्यादा इसलिए भी हो गया है कि अभी जो आपने देखा कोविड के टाइम में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी है, उन्होंने भी ये बात कही कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया। तो ये दो स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है सर। और इस कैंपेन में जो है वो इंडिया ने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और अपनी जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट में इतना ज्यादा हाइक किया है कि आप विश्वास करेंगे कि हजारों नई कंपनियां जो है वो पिछले 2 साल के अंदर बन चुकी है और सक्सेसफुली काम कर रही है। तो जहां बिजनेस होगा वहां लॉ की जरूरत पड़ेगी। चाहे बड़ा बिजनेस हो तो वो अपना लीगल एडवाइजर हायर करेंगे, पूरी टीम बनाएंगे। छोटा बिजनेस होगा तो वो अपना एक वकील हायर करेंगे, और छोटा बिजनेस होगा तो वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे। लेकिन उनको जो है लीगल एडवाइस की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले वकील के पास जाएंगे, साहब कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी कैसे होगी, है ना। फर्म बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, कैसे रजिस्टर्ड होगी, है ना। एसोसिएशन बनाना है, कैसे रजिस्टर्ड होगा, है ना। किसी को एनजीओ बनाना है, कैसे रजिस्टर्ड होगा। वहां से स्टार्ट हो जाता है जो आगे तक चलता है लिटिगेशन तक, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी तक, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तक। आप तो पढ़ाते हैं सर पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, तो आप पढ़ाते हैं, है ना। तो उस समय कोर्ट डिसाइड करता है, तो सब जगह रोल तो जो है वो लॉ एंड लीगल का ही रहता है। अब इसके बाद में सर जो है वो अगर कोई कहता है कि साहब गवर्नमेंट में भी नहीं जाना और जो है एमएनसीज में भी नहीं जाना, हम तो जो है वो ये समझते हैं कि जो सेल्फ प्रोफेशन जो होता है, कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो ज्यादा बढ़िया होता है, आजाद होता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, कोई उसके ऊपर बाइंडिंग्स नहीं होती है ना। वो एट इज ओन ईज जो है वो ओपन रहता है, कभी भी काम करे कभी भी ना करे। हम वैसा चाहते हैं, तो वैसा चाहते हैं तो वैसा तो मैं कर ही रहा हूँ। यस सर, वैसा तो मैं कर ही रहा हूँ। यस सर, फ्रीलांसिंग है। जी 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 जी, वो आप करें। आप टैक्स के अंदर अगर आप करना चाहें तो आप टैक्स कंसल्टेंसी बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है, और काम की कमी नहीं है। इतनी कंपनीज है, इतनी फर्म है, छोटे छोटे आप जिले में जाएंगे, आज बीकानेर जिले के अंदर जो है वो हजारों कंपनियां हैं वो काम कर रही है, हजारों फर्म्स काम कर रही है ना। और जो है 100 से ज्यादा जो है वो टैक्स कंसल्टेंट ये काम कर रहे हैं, सबका काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए जो है वो, और लीगल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है। हमें कई बार लोग कहते हैं कि देखिए आप एडवोकेट है, एक बात तो बताइए, मतलब उसके दिमाग में एक प्रिजम्पशन है कि ये एडवोकेट है तो इसको तो सब कुछ पता होगा, ये होगा। अभी मेरे पास में आया परसों एक आदमी, उसने मुझे कहा कि साहब ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी जो समलैंगिक विवाह के ऊपर जो चल रहा है मामला, आपकी इसमें क्या ओपिनियन है। अब उसको मतलब नहीं है कि सामने वाले ने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसको केस के बारे में नॉलेज है नहीं, वो एक प्रिजम्पशन लेके चलता है कि ये लॉ का बंदा है, इसको लॉ की नॉलेज है, इसका मतलब इसको सब पता है इसको। तो इसलिए जो है वो आपकी एक सोसाइटी में एक अलग डिस्टिंक्ट एक इमेज हो जाती है, वो भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, अर्निंग तो है ही है। तो ये चीज है सर, लॉ के अंदर स्कोप की कोई कमी नहीं है, और अगर आप कॉमर्स के साथ बढ़ते हैं आगे तो वो और डबल ट्रिपल हो जाता है सर, ये चीज है। अच्छा सर, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा एलएलबी करता है या फिर लॉ के फील्ड में आता है ना, तो वो जनरली ग्रेजुएशन के बाद ही आता है। तो सर आपको क्या लगता है कि लॉ की जो पढ़ाई कब स्टार्ट करनी चाहिए किसी बच्चे को, ग्रेजुएशन के बाद या पहले? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, और ये वही बात है जो मैं कहना चाह रहा था कि जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ नहीं है। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है एक बच्चा, बीए कर लेता है, बीएससी कर लेता है, बीकॉम कर लेता है, बीबीए कर लेता है ना, और कई बार बीई भी कर लेता है, और कई बार एमबीबीएस भी कर लेता है, उसके बाद उसको लगता है एक हम एक फेमस केस भी पढ़ते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक डॉक्टर और लॉयर दोनों एक साथ जो नहीं चल सकते। एक डॉक्टर साहब ने जो एलएलबी करके और रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना, तो उसका रजिस्ट्रेशन मना कर दिया बार काउंसिल ने। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जाके कहा कि साहब हमें ये जो है वो अलाउ किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए दोनों ही फुल टाइम प्रोफेशन है, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज कोई भी आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आप करते हैं, तो उसके बाद आप तब करेंगे जब आपका माइंड मेकअप होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जो है वो क्लास 11 और 12 से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्लैट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? उसमें 2 फायदे हैं। देखिए, पहला फायदा ये है, एक तो 5 ईयर लॉ जो होती है तो उसमें आपका 1 साल बच जाता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको 6 ईयर लगते हैं, 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन और 3 ईयर्स की आपकी एलएलबी। तो वहां पर 5 ईयर किया तो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी दोनों साथ में हो जाती है, बीए एलएलबी बोलते हैं उसको, या बीबीए एलएलबी बोलते हैं, दोनों साथ में हो जाती है।
तो एक तो आपको टाइम का जो है वो बचत होती है इसके अंदर, और दूसरी चीज जो है वो ये है सर कि आप इसके अलावा अगर आप 11-12 से पढ़ करके क्लेट के अंदर आप एग्जाम अपना अगर देते हैं ना, वहां से आपको कैंपस बहुत बढ़िया मिल जाता है। 3 ईयर लॉ कोर्स के अंदर आपको कैंपस नहीं मिलता है, क्योंकि कैंपस कंपनी जो ढूंढती है वो 5 ईयर लॉ कॉलेजेस में जाती है, वो वहां पर कैंपस नहीं मिलता है, तो बहुत लेट हो जाता है वो। इसलिए मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग से लॉ पढ़ना चाहिए। बाद में अगर आपको जमता है कि नहीं मैं तो सिविल सर्विस में जाऊंगा, आप आईएएस का दीजिए ना, किसने रोका है आपको? आपने BA LLB कर लिया, आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी करना चाहते हैं आपको मना ही नहीं है, एग्जाम में कोई भी दे सकते हैं, लॉ के अलावा भी आप दूसरे एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन जो है वो अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आपको जो है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, 5 ईयर लॉ जो है वो करना चाहिए। इसको ऑप्शनल की तरह नहीं देखना चाहिए, है ना, इसको जो है वो एक एसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर 11th में बच्चे को पास जैसे एक ऑप्शन ये होता है, आईपी भी ले सकता है और वो चाहे तो मैथ्स भी ले सकता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लॉ में कुछ नजर आता है? जी सर, देखिए मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कहना जो है अतिशयोक्ति होगी कि मैं आईपी के बारे में कुछ कहूँ या मैं मैथ्स के बारे में कुछ कहूँ। लेकिन ये है कि लॉ अगर वो पढ़ लेते हैं बच्चे 11th क्लास से, तो दे विल नेवर फील रिग्रेटेड। उनको कभी भी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने लॉ पढ़ के कुछ गलत किया है। अगर वो लॉ पढ़ेंगे तो उनको हमेशा जो है लाइफ टाइम जो है वो, भाई देखिए आज की स्थिति ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्ट करता है, ये जो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं, MP बैठते हैं, कैसे आते हैं, कौन भेजता है इनको, हम तो वोट देते नहीं इनको। तो ये सचिन तेंदुलकर और हेमा मालिनी MP कैसे बन गए, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है बस जिसके सरकार के मन में आ गई वो बना दिया। तो ये सब चीजें नॉलेज जो 11th-12 क्लास में हो जाता है, और ये होना चाहिए हर इंसान को, क्यों ना हो। जब हर चीज का नॉलेज हो रहा है तो लॉ का नॉलेज भी क्यों ना हो, ये होना चाहिए। ये मेरा सोचना है सर ऐसा। तो सर मान लीजिए किसी बच्चे ने 11th-12th में लीगल स्टडीज पढ़ता है बच्चा मान लो, तो वो आगे जैसे वो LLB करेगा, तो वो LLB में वो ये जो लीगल स्टडीज की पढ़ाई है वो कैसे उसको फायदा पहुंचाएगी सर? क्या क्या चीजें उसमें कवर अप हो जाती है कि वो मतलब इजीली क्लेट का एग्जाम फाइट कर सकता है? ये देखिए इसके अंदर बेसिकली सर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है इसके अंदर, और क्रिमिनल के अंदर जो CRPC आ जाती है, IPC आ जाती है, मैट्रिमोनियल जो लॉज जो है, हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है, ये सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा टॉर्ट जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। तो काफी सारे जो है वो करीब 12 से 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्लैट के अंदर लॉ स्ट्रीम में पूछे जाते हैं और लीगल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वो सारा इसके अंदर मतलब 50% ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाता है इसमें। तो उसको बहुत सुविधा होती है क्लैट देने में, बाद में तकलीफ नहीं होती है, और क्लैट की कोचिंग में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और जो 1-1, 2-2 साल के ड्रॉप नहीं करने पड़ते। डायरेक्टली अगर वो 12th के बाद अगर एग्जाम देता है तो सीधा क्रैक होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, हम लोग कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में सुनते हैं, जैसे मतलब कोई बच्चे का कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, वो आगे जाके कॉर्पोरेट लॉयर बन जाता है और कंपनियों में उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो सर उसको जो कंपनियां इनिशियली क्या पैकेज देती है, और ये सर मैक्सिमम पैकेज कितना तक जाता होगा इन कंपनीज में, क्योंकि ये तो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के केस लड़ते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर ऐसा है कि जहां तक बात करें पैकेजेस की, थोड़ा सा ये स्टूडेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि उसने 5 ईयर लॉ में उसने अपना प्रदर्शन कैसा किया है ना। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, है ना, जो फ्रंट बेंचर्स जो होते हैं ना, उनको कंपनीज प्रीफर करती है, नेचुरल बात है, और उनको जो है वो बढ़िया पैकेज जो है वो मिलता है। और ऐसा नहीं कंपनी एक ही कंपनी अलग अलग पैकेज देती है, वो कंपनी जो है उसका अपना स्ट्रेटेजी होता है कि हमको इतना परसेंट मार्क्स लाने वाले को ही हायर करना है। अब अगर मार्क्स कम है तो वो कंपनीज भी B ग्रेड की होगी, C ग्रेड होगी, जो नीचे कंपनीज का ग्रेड नीचे होगा, तो कम पैसा देने वाली कंपनी होगी, वो फिर उनको हायर करेगी। लेकिन ये इनिशियली जो अगर आप अच्छा अगर मेहनत करते हैं तो 20 to 30 लाख रुपीज पर एनम जो है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से मिल जाता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं सर जिन्होंने 50-50 लाख के पैकेज को रिजेक्ट किया है कि नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है भैया। 50 लाख रुपया जो आप दे रहे हैं ना साल का, वो 1 महीने में कमाना है मुझे। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने आज से करीब 10 साल पहले जब उनकी पिछली बार सरकार थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वकीलों की फीस इतनी है कि मुझे भी अफोर्डेबल नहीं है। तो सर पैसे का तो कोई हिसाब किताब भी नहीं है इस फील्ड में, तो कितना पैसा है कैसे है उसका तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन
जो है वो अब एक इंसान को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है, जैसे मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन मेरी प्रैक्टिस करके, मेरे को बच्चों को पढ़ा करके मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ जाना चाहता है। किसी ने मन बना रखा है, या मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आरजेएस नहीं देना है, एलएलबी करके कॉर्पोरेट में जाना है, बस सुकून की जिंदगी जीनी है, कॉर्पोरेट में जाना है, हाई प्रोफाइल लाइफ जीनी है, वो ऐसा करते हैं। वो उनको जहाँ ये सिर्फ आजकल वो थोड़ा सिस्टम हो गया, बच्चों को उनके इंटरेस्ट से उनको छोड़ देना चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये कीजिए वो कीजिए। हम केवल सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होने की संभावनाएं प्रबल है। तो सर अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बताया कि किस तरह से फीसेज वगैरह होती है, तो सर आप एक बात बताइएगा, जो बच्चा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है मान लीजिए, तो उस बच्चे के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है? जो मतलब कोई बच्चा है जिससे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चे को? जी सर बिल्कुल। इसमें सर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो जो है वो एक नए एडवोकेट को, फ्रेशर को जो है वो किसी सीनियर काउंसिल के साथ में एसोसिएट होकर के और कुछ 2-3 साल तक वहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काम सीखना पड़ता है ना। और एक बार जब वो काम सीख जाते हैं तो उसके बाद में जो है वो उनके अगर अच्छा काम आपका होता है, बढ़िया होता है, तो आपको डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपको एज ए जज भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर 10 years ऑफ प्रैक्टिस। जैसे 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है ना, तो उसके बाद में जो है वो अगर आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो उसके ब्याह पे रिकमेंडेशन करते हैं ना हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो रिकमेंड करते हैं ना, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि भाई इसे जो है हाई कोर्ट का जज बना दीजिए, इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए। तो वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बनना जज, जज बन के आप क्या देंगे हमें तो महीने के करोड़ रुपए कमाने हैं, तो सब पैसे का तो कोई वो नहीं। देखिए बात ये है कि पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा वहां मिलेगा जहां आपको अपने प्रोफेशन से प्यार है। अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं है, आप जो है उसको अपने पूरे दिल और जान से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरी रुचि लेकर के अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते सर ये तो बेकार है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस समय, आपका माइंड वैसा होना चाहिए। तो ये जो हम बड़े बड़े लॉयर्स देखते हैं ना, आज जो है वो हम देखते हैं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार जो हैं, उनके लॉयर्स जो हैं हम जानते हैं ना। आज देखिए आप, जो राम जेठमलानी जी थे वो कहाँ पहुंचे, किस लेवल पहुंचे, लॉयर थे इनिशियली। अरुण जी जेटली कहाँ पहुंचे है ना, हरीश साल्वे जी कहाँ पहुंचे। तो बहुत से लॉयर्स जो हैं है ना, ऐसे अनगिनत लॉयर्स हैं ना, जो इसके बाद में आपके जो है वो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है एडवोकेट जनरल बनाने के लिए, अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए है ना, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल है ना। ये सब के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पोस्ट दे रखी है कि जो अच्छा नॉलेजेबल होगा उसको हम जो है वो एडवोकेट जनरल बनाए। एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, जो हाई कोर्ट के सामने जो है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्लीड करता है, वो एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्लीड करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको जो है वो सलाह देता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, उसको जो है वो पार्लियामेंट में बैठने का राइट होता है उसको। तो कहाँ कहाँ हम पहुंच सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बता सकूं कि लॉ फील्ड में आपके पास कितनी करियर अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप उसको कॉमर्स के साथ में ऐड कर देते हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सर आज आपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और सर जो कॉमर्स का बच्चा है वो किस तरह से एक कॉर्पोरेट में भी अपना कैरियर बना सकता है, और अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो वहां पर भी अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकता है। लेकिन सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप कॉमर्स के बच्चों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे बच्चे आपकी बात सुन करके मोटिवेटेड हो कि वो भी लॉ के फील्ड में अपना कैरियर चुने? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कॉमर्स के बच्चों को कि देखिए आपने कॉमर्स तो पढ़ ही लिया है या पढ़ रहे हैं, तो अब आपके लिए लॉ जो है वो दिल्ली दूर नहीं है। लॉ आपके लिए जो है अब एक बहुत आसान और समझने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, और आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा सहूलियत होगी, ज्यादा आसानी होगी कि आप इसको आराम से पढ़ सकें और इसके अंदर अच्छे से एग्जाम दे करके और अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छा करियर बना सकें। और जहां भी आप जाएंगे, लॉ का करियर बनाने जाएंगे तो आपको कॉमर्स हेल्प करेगी, और कॉमर्स का करियर बनाने जाएंगे तो आपको लॉ हेल्प करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में दोनों का नॉलेज भरा होगा। तो अगर आप जो है वो किसी कंपनीज में मैनेजर बन जाते हैं तो आपको लॉ का नॉलेज है, तो आपको कोई भी लीगल मैनेजर आपकी कंपनी का है वो आपको जो है वो बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज है। और अगर आप लॉ में चले जाते हैं, मैं कहता हूँ समझिए आज जो है वो
ये अरुण जी जेटली है, जो जिसकी मैंने बात की अभी, जो है अपने जो सीनियर एडवोकेट जो इंडिया के रहे टॉप मोस्ट, है ना, तो ये जेठमलानी जी वगैरह, इन्होंने क्या किया, ये पार्लियामेंट में बैठे तो पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल आया, मनी बिल आया। तो आप तो लॉ के हो, आपको लॉ का नॉलेज है, आपको कॉमर्स का भी तो नॉलेज है। यस सर। तो नॉलेज कैन नेवर बी वेस्ट, ये तो एक जो है वो है ना प्रोवर्ब है, और बहुत ही सदियों से चला आ रहा है कि अगर आपने कभी को नॉलेज ले लिया तो ये वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ये आपको काम ही आएगा। इसलिए मेरी कॉमर्स के बच्चों को सलाह है ये कि वो लॉ को जरूर साथ में जो है वो पढ़ें, चाहे भले उनके लाइफ में काम आए ना आए, वो काम लेना चाहें ना लेना चाहें, लेकिन पढ़ें जरूर उसको। आप यही मान के पढ़ लीजिए कि हमें नॉलेज लेना है लॉ का, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, अभी आपने एडवोकेट महेश व्यास सर को सुना, और सर ने जैसा आपको बताया कि लॉ के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहें, एडवाइजर बनना चाहें, तो उस हिसाब से अगर आप बड़े कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाना चाहें तो वहां पर भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और बच्चों, सबसे अच्छी बात जो सर ने आपको बताई, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आपको अपने इस प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अगर आप इसको रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पर, चाहे आप संसद में बैठना हो, चाहे कोर्ट में जज की सीट पूछना हो, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही बच्चों, आपको बताया कि अगर मान लीजिएगा कि आपका मान लीजिए किस इंटरेस्ट नहीं भी आगे जा करके, तब भी आपको लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लॉ की जानकारी है, तब आप दुनिया में भी आसानी से अपने आप को कहीं पर भी डिफेंड खुद को भी कर सकते हैं। तो सर, आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बच्चों, अगर आपने अभी तक कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कॉमर्स के फील्ड में जो नए नए स्कोप आते हैं, जो नई जानकारी आती है, उसकी जानकारी आपको टाइम टाइम मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।